हमने लास्ट क्लास में इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ा था। पिरामिड्स क्या थे? पिरामिड्स, नंबर ऑफ द पिरामिड्स, मास ऑफ द पिरामिड, एनर्जी ऑफ द पिरामिड्स। अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम के पिरामिड्स देखें तो अपवर्ड होगा इन शेप, यहां पे आएगा नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स नंबर, then secondary consumer number and tertiary। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, हम ऐसा मानते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ज्यादा होंगे, तो जैसे ही नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ बायोमास भी ज्यादा होगा, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम, तो ये जो इसका बेस है वो ब्रॉड होगा और अपर साइड जो होता है वो नैरो होती जाती है। अपर साइज इसकी नैरो होती जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज्यादा होता है, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर, उससे कम टर्शियरी कंज्यूमर। वैसे ही हम जानते हैं कि जैसे जैसे इनका नंबर वेरी कर रहा है वैसे वैसे इसमें बायोमास भी वेरी करता है। बायोमास कैसे वेरी करता है कि सबसे ज्यादा बायोमास का प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन किसमें होता है? प्रोड्यूसर में। प्रोड्यूसर क्या करता है? उसको अपने रेस्पिरेशन में यूज करता है। नेक्स्ट जो एनर्जी बचती है, रिमेनिंग एनर्जी, वो प्राइमरी कंज्यूमर एज्यूम करता है, उसको कंज्यूम करने के बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करता है, टर्शियरी कंज्यूमर। तो एनर्जी भी क्या होती है? सबसे पहले प्रोड्यूसर में ज्यादा, फिर कम और फिर और कम। तो इसलिए ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम होगा उसके अंदर नंबर ऑफ पिरामिड biomass pyramids and energy pyramids always upward in shape। ये तीनों पिरामिड अपवर्ड होंगे किसमें? ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ऐसे के ऐसे हम अगर वाटर इकोसिस्टम देखते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसमें क्या होता है? अपोजिट हो जाता है। प्रोड्यूसर जूप्लंकेट यानी प्राइमरी कंज्यूमर, और ये होता है फाइटोप्लैंकेट्स। सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स। इसमें क्या होता है? एक्वेटिक में जो फाइटोप्लैंकेट्स होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं, उनका नंबर्स बहुत कम होता है, इसलिए नंबर ऑफ पिरामिड्स की शेप क्या होगी? इन्वर्टेड शेप। ठीक है, इन्वर्टेड शेप कैसे होगी? क्योंकि इसके अंदर
प्रोड्यूसर्स कम है लेकिन उसपे फीड करने वाले लार्वा, फिशेस, ये सब चीजें उसपे फीड करने के लिए ज्यादा है, ऑर्थोपोडास वगैरह, इसलिए प्रोड्यूसर्स कम, जू प्लंकेट्स उससे ज्यादा, उसके बाद में स्मॉल फिशेस और स्मॉल एनिमल्स, उसके बाद में टर्शरी एनिमल्स। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पिरामिड्स जो होगा इन्वर्टेड शेप में होगा। इसका एनर्जी पिरामिड जो होगा एनर्जी पिरामिड जो होगा वो उसका अपवर्ड होगा, क्योंकि एनर्जी हमेशा पहले प्रोड्यूसर्स में होती है, उसके बाद में कंज्यूमर्स में, फिर और कंज्यूमर्स में, फिर और कंज्यूमर्स में, तो सबसे ज्यादा वो ये किसमें होगी? प्रोड्यूसर्स में। कंज्यूमर्स। ठीक है, इसलिए शेप के अंदर नंबर ऑफ पिरामिड्स और बायोमास का पिरामिड वेरी कर सकता है, लेकिन एनर्जी पिरामिड कभी भी किसी भी इकोसिस्टम में वेरी नहीं करेगा, वो हमेशा अपवर्ड शेप में होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायो का मतलब लाइफ, जियो का मतलब ऑर्गेनिक, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा, और साइकिल का मतलब रोटेशन या फ्लो। ठीक है, क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स प्लांट्स और एनिमल की लाइफ और ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। इन एनिमल्स का क्या होना, फ्लो होना एक से दूसरे के अंदर, और उसके बाद में इन्वायरमेंट में क्या कहलाता है? बायोजियोकेमिकल साइकिल। अगर हम कार्बन का फ्लो देखते हैं, अगर हम कार्बन साइकिल देखें, ऑयल, कोल और गैसेस, सेल्सियस रॉक,
डेब्रिस जो होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है, लीव्स वगैरह, प्लांट की डेथ होने के बाद में, एनिमल्स की डेथ होने के बाद में क्या होता है, ये जब एक साथ कई सालों तक अगर ये पृथ्वी में दबे रहते हैं, पृथ्वी में पड़े रहते हैं, तो ये एक तरीके से पीट में, कोल में और ऑयल और नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल का जब यूज होता है तो क्या निकलता है, CO2 निकलता है, और हम मानते हैं कि इसके अंदर लगभग 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 kg कार्बन रहता है। ठीक है, ये जब रॉक्स होती है, ये रॉक्स क्या होती है, रॉक्स पे वेदरिंग होती है, हवा से ये थोड़ी थोड़ी ब्रेकडाउन होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, वाटर वगैरह से ये ब्रेकडाउन होती है। तो ये क्या होता है, इसमें जो कैल्सियस रॉक है उसके अंदर जो HCO3 आयन है वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन rotated into soil। अब क्या हुआ कि जो हम ऑयल गैस वगैरह यूज कर रहे हैं उसमें जो भी कार्बन निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, सीधा एटमॉस्फेयर में जा रहा है, मीथेन वगैरह से, ऑयल गैसेस से, और जो रॉक से बन रहा है वो सॉइल में जा रहा है। सॉइल से कहाँ जाएगा, सॉइल से जाएगा प्लांट में। ठीक है, सॉइल से कार्बन प्लांट में गया, कैसे, क्या बनाते हैं, कार्बन सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 प्लस H2O को लेके अपना खाना बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, इससे प्लांट को जो भी खाएगा उससे उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू या उसकी एनर्जी जो भी है वो उसमें जाएगी, यानी प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद में सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद में टर्शरी, टर्शरी के बाद में इनकी डेट, प्लांट एंड एनिमल। जब इनकी डेथ होगी तो क्या होगा, ये पृथ्वी के नीचे दबे रहेंगे, मिट्टी की लेयर्स के नीचे, और इनसे बहुत सालों बाद में ऑयल और कोल प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। रिमेनिंग वापस
decomposers, और ये जितने भी एनिमल्स है ये सब रेस्पिरेशन करेंगे। प्लांट भी रेस्पिरेशन करेगा। तो उसमें जो भी CO2 निकलेगा रेस्पिरेशन से, वो सारा कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से वापस प्लांट में। ठीक है। और ये जो भी डिकम्पोजर डिकम्पोज करेंगे मटेरियल को, उसके अंदर क्या होगा? कुछ एटमॉस्फेयर में जाता है, बाकी डिकम्पोजिशन के बाद में कहाँ जाता है? सॉइल के अंदर। आफ्टर decomposition of डेड मटेरियल। ठीक है। जैसे जैसे डेड मटेरियल का डिकम्पोजिशन होता जाता है, फ्री कार्बन क्या होता है? सॉइल में चले जाते हैं, और रिमेनिंग कार्बन जो होता है CO2 के साथ में एटमॉस्फेयर के साथ चला जाता है। कुछ कार्बन या कुछ उसके एलिमेंट जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, वो उसके सॉइल के अंदर दबे रह जाते हैं। कई सालों तक उनमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती रहती है, और फिर वो फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाते हैं। और जब फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं तो भी CO2 जो बचती है वो कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर कार्बन में। अच्छा, रेस्पिरेशन में क्या होता है? प्लांट रेस्पिरेशन, उसमें हमको क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O। इसमें हम मानते हैं कि कम से कम 700 मल्टीप्लाइड बाय 10-12 kg कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। दूसरा, रॉक्स के अंदर जो होता है वन लाख मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 kg कार्बन। फॉसिल फ्यूल के अंदर मैंने आपको बता ही दिया। तीसरा, एनवायरनमेंट में जो कार्बन रहता है वो 210 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 kg कार्बन रहता है। फोर्थ,
बायोमास में जो कार्बन रहता है वो ट्वेल्व के जी कार्बन रहता है। इसके अंदर प्रोड्यूसर प्लस प्राइमरी ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स सबका बायोमास कैलकुलेट हो जाता है। और इस रेस्पिरेशन के साथ साथ प्लांट रेस्पिरेशन, एनिमल रेस्पिरेशन, डिकम्पोजर्स का रेस्पिरेशन का भी कार्बन काउंट हो जाता है। क्या होता है, प्लांट CO2 प्लस H2O एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस पार्ट के रूप में या अपने फूड के रूप में। उसी फूड को जो हर्बीवोरस होता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है वो खाता है। प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है वो कार्निवोरस होता है, वो उसको खाता है। तो इसमें एनर्जी और कार्बन कहां से चला आ रहा है, प्लांट के द्वारा। और प्लांट कहां से ले रहा है, इन्वायरमेंट से प्लस सॉइल से, दोनों से मिलकर ये कार्बन ले रहा है। उसके बाद में क्या होता है, इसी तरीके से ये पूरा फूड चेन में चलता रहता है। फूड चेन के बाद में डेड जो भी मटेरियल होता है टर्शरी या प्लांट, उन सब पे कौन काम करता है, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर डिकम्पोज करके उसको क्या करेंगे, कुछ वो इन्वायरमेंट में डाल देते हैं, कुछ अपने फूड के लिए रख लेते हैं, कुछ वो रिमेनिंग सॉइल में पड़ा रहता है जो वापस सॉइल में चला जाता है। और कुछ अगर उसकी बोन्स है, उसकी हड्डियां हैं, वो डिकम्पोज नहीं हो पाई है तो वो वही मिट्टी में पड़ी रहेगी, पड़े रहते रहते कई सालों तक वो दबती रहेगी, प्लांट डेब्रिस दबता रहेगा। जो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो ब्रेकडाउन होके कई सालों बाद में पीट का निर्माण करेंगे, ऑयल गैस नेचुरल का निर्माण करेंगे। उसको हम एज ए फ्यूल काम में लेते हैं। जब फ्यूल के रूप में काम में लेते हैं तो जो रिमेनिंग CO2 होती है वो कहां पहुंचती है, एटमॉस्फेयर में। और जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है और CO2 रिलीज करता है। जैसे कैसे एनिमल जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो भी CO2 को रिलीज करते हैं। तो सबके सब रेस्पिरेशन से जो भी CO2 निकलेगी वो कहां जाएगी, एटमॉस्फेयर में। ये है कार्बन साइकिल। और प्लांट की डेथ होने के बाद में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होने के बाद में जो मिट्टी में पड़ा रहेगा उससे क्या बनेगा, ऑयल एंड गैसेज। अगर इसको सिंपली तरीके से देखा जाए तो क्या होगा, ये रॉक्स है, इनके अंदर हम मानते हैं कि कार्बन है। ये कहां जाएगा, सॉइल में जाएगा। सॉइल के बाद में प्लांट, देन कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के बाद में डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स से वापस सॉइल में, और इन सब से कहां जाएगा, कंज्यूमर्स और प्लांट से होता हुआ, डिकम्पोजर से होता हुआ एटमॉस्फेयर, कार्बन एटमॉस्फेयर में जाएगा। ऑयल गैस और इसका जो कार्बन होगा वो कहां जाएगा, इनमें जाएगा। और ये
जो ऑयल गैस और कोल बनेगा ये कहां से बनेगा? प्लांट डेब्रिज एंड एनिमल्स आफ्टर डिकम्पोजिशन। मतलब कहां से आ रहा है? रॉक से आ रहा है, रॉक से सॉइल में जा रहा है, सॉइल में प्लांट से, प्लांट से कंज्यूमर्स में डिकम्पोजर्स से, और डिकम्पोजर्स के बाद में जो भी मटेरियल डेड बच रहा है, जो भी डेब्रीज है, उससे कोल और ऑयल बन रही है, और वो कहा जा रहा है एटमॉस्फेयर में फॉसिल फ्यूल यूज होने के बाद में, और एटमॉस्फेयर से वापस कहाँ आ रहा है? प्लांट और सॉइल के अंदर, और इन रॉक से वेदरिंग के थ्रू वहां जा रहा है। ये जो साइकिल है ये दो तरफा है कि एटमॉस्फेयर से वापस प्लांट में आता है और प्लांट से डिकम्पोजर्स तक पहुंचता है, उसके बाद में डिकम्पोज होने के बाद में वापस एनवायरनमेंट में पहुंच रहा है, और यहाँ से कोल और ऑयल के थ्रू कहा जा रहा है? एनवायरनमेंट में, और सॉइल से भी कहा जा रहा है? एनवायरनमेंट में जा रहा है। कैसे जा रहा है? सॉइल से प्लांट कंज्यूमर्स के थ्रू वहां पहुंच रहा है। तो ये सारा जो साइकिल है, इसका जो फ्लो है, इसका जो ट्रांसफर होना है, इसका जो ट्रांसमिशन है, ये सब क्या कहलाता है? कार्बन साइकिल।